2023 में भारत में कुछ लोग जब शॉपिंग करने जाते थे उनको एक समस्या को झेलना पड़ा। भारत में एक ब्रिटिश क्लोथिंग ब्रांड है जो ऑपरेट करता है और आप सभी ने शायद उसका नाम सुना होगा, मार्क्स एंड स्पेंसर। इसने भारत के बड़े बड़े शहरों में अपने शोरूम्स खोल रखे हैं। ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और आज भारत में बहुत से लोग इनके प्रोडक्ट्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू इंस्पायर होकर खरीदने भी जाते हैं। 2023 में एक अजीब सी परिस्थिति हुई। भारत के लोग एज ऑलवेज जब इन स्टोर्स पे गए, कुछ सिलेक्टेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स उनसे डिमांड किए, ये प्रोडक्ट्स उनके पास स्टोर में होते ही नहीं थे। बार बार लोग जाते रहे, बार बार लोग पूछते रहे, प्रोडक्ट्स आते नहीं थे। एक पॉइंट पर कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे, स्टोर में जो काम कर रहे थे, उन्होंने बोलना शुरू करा कि सर प्रोडक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट कंसाइनमेंट जो है वो भारत आ चुका है, लेकिन अभी तक उसको क्लियरेंस नहीं मिली है, कंसाइनमेंट डिले हो रहा है। लोगों को बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई। कुछ सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सस्ते इन्फ्लुएंसर्स ने जाकर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ बातें भी लिखनी शुरू कर दी कि यहाँ पर देखिए सिस्टम कितने स्लो हैं, सरकार कितनी नाकाम है, किस प्रकार से जो है कस्टम क्लियरेंस तक नहीं देती। पर क्या ये बात सिर्फ फैशन की थी? क्या ये बात सिर्फ सरकार के डिले की थी? बिल्कुल नहीं। ये बात थी देश की इज्जत की। ये बात देश की इज्जत की इसलिए थी क्योंकि मार्च 2023 में कुछ नापाक, निकम्मे, निखद सरदारों ने, जो कि लंदन में भाड़े के टट्टू बनकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भारत के हाई कमीशन के बाहर जाकर झंडे को उतारकर तिरंगे का अपमान किया था, तिरंगे को फाड़ा था, तिरंगे को जलाया था। ये बात इज्जत की थी, ये बात देश की शान की थी, क्योंकि जब ये प्रकार की गतिविधियां लंदन की स्ट्रीट्स पर हो रही थी, जब कुछ नापाक लोग इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे थे, उस समय ब्रिटिश की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उस समय ब्रिटेन की सरकार ने किसी प्रकार का इसका खेद नहीं किया। ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक शब्द भी नहीं बोला। और ब्रिटेन की मीडिया जो BBC लेड है, उसने तो ये तक बोला कि जो ये प्रकार के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उस दिन भारत ने किसी प्रकार का कोई अग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं किया। भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मैटर को ज़रूर उठाया और इसका खंडन करते हुए ये बात बोली कि हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन की अथॉरिटीज़ इस मामले को सीरियसली लेंगी, लेकिन किसी ने इसको सीरियसली लिया नहीं। लेकिन उस समय एक व्यक्ति था भारत में जिसने ये बात को समझ लिया कि इसका जवाब देने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति का नाम था समंत गोयल। वो था उस समय का रॉ का चीफ। ये वही व्यक्ति था जो कुछ साल पहले भारत के हाई कमीशन में लंदन में रॉ का स्टेशन चीफ भी रह चुका था। इस बंदे ने जब अपने ऑफिस में इस लाइव फीड को देखा, इस प्रकार के प्रोटेस्ट्स को वहाँ पर भारत के हाई कमीशन के बाहर देखा, जब उस व्यक्ति ने ये चीज़ को देखा कि किस तरीके से भारत के तिरंगे का अपमान हो रहा है, उस समय उस व्यक्ति ने ये चीज़ का निर्णय लिया कि इसका जवाब दिया जाएगा। उसी दिन रात के समय रॉ के चीफ ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया कि जितने भी इस समय भारत के ह्यूमन इंटेलिजेंस के एसेट्स हैं लंदन में, ब्रिटेन के अन्य शहरों में, उनको एक्टिवेट किया जाए और इस पूरे के पूरे खालिस्तान पाइपलाइन को डिसमेंटल किया जाए। और जब तक ये डिसमेंटल नहीं होता, ब्रिटेन के साथ किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होगा, किसी प्रकार के कोई व्यापार को आगे बढ़ावा नहीं मिलेगा। भारत ने साइलेंटली काम करना चालू करा। भारत ने अपने जितने भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के एसेट्स थे, वो चाहे उस समय किसी एक गुरुद्वारे में एक लंगर का सेवक था, या उस समय एक BBC कंपनी में एक ब्रिटिश एम्प्लॉय जो कि साउथ एशिया डिवीज़न में एक रिसर्चर था, जो कि हमारा एक एसेट था, या उस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसी समय एक ऐसा व्यक्ति जो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लीड था भारत का और भारत की इंटेलिजेंस का लंदन में, इन सभी को एक्टिवेट किया गया। एक हफ्ते में इन सबको एक्टिवेट करके इनको एक मैसेज पहुंचाया गया कि इस पूरी की पूरी खालिस्तान पाइपलाइन को ट्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, कौन समर्थन दे रहा है, कहाँ से समर्थन मिल रहा है, पैसे कैसे आ रहे हैं।
जब ये सारे लोगों ने अपने काम को एक्टिवेट होने के बाद शुरू किया तो धीरे धीरे एक पूरी मैप बननी चालू हुई। गुरुद्वारों के अंदर पूरे के पूरे ब्रिटेन में कुछ ऐसे ग्रंथी चुनिंदा थे जो टेलीग्राम चैनल चला रहे थे, व्हाट्सएप चैनल्स चला रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे थे। उन ग्रुप्स के तहत पहली बात तो उन्होंने रेडिकलाइजेशन कर रखी थी। उन ग्रुप्स में 1984 का नाम लेकर लोगों को भड़काया जा रहा था। जब धीरे धीरे इस पाइपलाइन का और खुलासा हुआ, जब धीरे धीरे ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स ने कुछ टेक्निकल समर्थन लेते हुए एक पाइपलाइन को इस्टेब्लिश किया, तब मालूम चला कि ब्रिटेन में सरी में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा आईपी एड्रेस है इनफैक्ट, जहां से बार बार मैसेजेस इमैनेट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं, और वो सारे मैसेजेस अलग अलग तरीके से गुरुद्वारों में आ रहे हैं। अब जब ये आईपी एड्रेस के बारे में मालूम चला, इसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करके एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट ने सोचा कि क्यों ना जाके देखा जाए कि ये आईपी एड्रेस एक्चुअली है किसके नाम रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर एक नया गेम शुरू हुआ। जब इस ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट ने आईपी एड्रेस को ट्रेस करके उस व्यक्ति के घर जाकर देखने की कोशिश करी तो मालूम चला कि सरी के पास एक गांव में ये व्यक्ति रहता है। गांव में उसने अपना एक घर बना रखा है और उस घर से ये आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड था जहां से ये सिग्नल्स आ रहे थे। और जब वो व्यक्ति ने उस घर को आइडेंटिफाई किया, उस समय रॉक स्टेशन चीफ लंदन के थ्रू जो पूरी बाकी कार्रवाई हुई, तो एक मुहिम बनाई गई कि क्यों ना इस घर में एक पार्सल के नाम पर डिलीवरी देने के लिए ये व्यक्ति जाए। एक व्यक्ति को डिलीवरी बॉय बनाकर वहाँ पर उस जगह पर भेजा गया। घंटी बजाकर जब उसने वो घर को खोला तो घर के अंदर से एक जो व्यक्ति निकला, एक हिडन कैमरा के तहत उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। पार्सल फेक था, पार्सल डिलीवर होना नहीं था। उस व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट बातों के झांसे में डालना था। बातों के झांसे में इसलिए डालना था ताकि एक चीज़ पता चल जाए कि ये व्यक्ति की फ़ोटोग्राफ क्या है, उसकी शक्ल क्या है, बातचीत करने का तरीका और वॉइस सैंपल्स वहाँ से रिकॉर्ड हो जाए। ये सारी गतिविधियाँ हुई। इनको लाकर वापस एक इनक्रिप्टेड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के तहत जब भारत पहुँचाया गया, भारत के डेटाबेसेस में जब उसको सर्च किया गया, उस व्यक्ति की फ़ोटोग्राफ को एनालाइज किया गया, तो मालूम चला कि ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडवर्ड। और वो भारत के डेटाबेस में इसलिए था, भारत के रॉकेट डेटाबेस में इसलिए था क्योंकि वो व्यक्ति ब्रिटिश की MI5 का एक पूर्व एम्प्लॉय था। ब्रिटिश की MI5 का एक पूर्व एम्प्लॉय ये गतिविधियाँ वहाँ पर बैठ के कर रहा था। ये गतिविधियाँ जिसके तहत वो ग्रंथियों को रेडिकल कंटेंट, जिसके तहत वो लोगों को उकसाने का काम, ये सब कर रहा था। जब इसकी इतला रॉक स्टेशन चीफ लंदन को दी गई तो मालूम चला कि ये व्यक्ति एक प्रकार से चाइना का पेड एजेंट है। ये व्यक्ति चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से पैसा लेकर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम इसलिए दे रहा है क्योंकि चाइना ने इसको फंड किया है कि जिससे कि वो भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस रन करे। इसकी पूरी एक फाइल और एक डोजियर बनाया गया। जब ये डोजियर और फाइल बनाई गई और इस डोजियर को तैयार किया गया, इसके बाद ये डोजियर लेके उस समय 2023 में ही जो भारत के रॉक स्टेशन चीफ लंदन में थे, उन्होंने MI5 के डायरेक्टर से मुलाकात करी। मुलाकात करके उसको पूरा डोजियर दिखाया, उसको बताया कि किस प्रकार से आप ही का एक पूर्व एम्प्लॉय इस प्रकार से चाइना से फंडिंग ले रहा है। ये फंडिंग अलग अलग तरीक़ों से NGOs के थ्रू आ रही है। ये NGOs कतर में रजिस्टर्ड हैं। कैसे कतर के वो रजिस्टर्ड NGOs से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे इस व्यक्ति को पूरा का पूरा एक कैश पाइपलाइन मिल रही है, और कैसे इस कैश पाइपलाइन के तहत ये व्यक्ति वहाँ पर बैठ के अपने घर में सरी के पास गांव में रेडिकल कंटेंट जनरेट करके उस रेडिकल कंटेंट को गुरुद्वारों में और अन्य जगहों पर जहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन और पंजाबीज रहते हैं उनको ये कंटेंट दे रहा है। और उस कंटेंट के तहत वहाँ पर किस तरीके से आए गए दिन ये प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। एज ऑलवेज एज एक्सपेक्टेड, जब MI5 को इस बात की इतला दी गई तो MI5 ने कोई कार्रवाई नहीं करी। डायरेक्टर ने उस समय MI5 के भारत के रॉक स्टेशन चीफ को ये तक कह डाला कि ये तो पूर्व एम्प्लॉई है, हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। उनको पता सब था, लेकिन वो कार्रवाई करना नहीं चाहते थे। इसके बाद भारत ने अपना काम और साइलेंटली शुरू किया। उन्होंने इसी डोजियर के कुछ सिलेक्ट पेजेस को, कुछ सिलेक्ट पोर्शंस को मीडिया में लीक करना चालू कर दिया। वहाँ के कुछ ऐसे छोटे मीडिया हाउसेस थे जो TRP के लिए भूखे घूम रहे थे। जब उनको ये बातें लीक करना शुरू हुई
तो जाहिर सी बात है कि ये टिडबिट्स वहाँ से तुरंत ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के एमपीज़ के पास पहुँचे, और जैसे ही ये ऑपोजिशन के एमपीज़ के हाथ लगे, उन्होंने सरकार को घेरने के लिए इस मसाले का तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये मसाला उन ऑपोजिशन के एमपीज़ तक भी पहुँचाया गया। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा मचने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2024 में कई बार ऐसे डिबेट हुए कि क्या MI5 ही खालिस्तानियों को फंड कर रही है, और जब ये बातें पार्लियामेंट में उठने लगी तो ब्रिटिश की जो ट्रेजरी बेंचेस थी, ब्रिटिश की जो उस समय की सरकार थी, उसने इस बारे में नोटिस लिया। जब उन्होंने इस बारे में नोटिस लिया, उन्होंने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवाई, तो मालूम चला कि लगभग 18 ऐसे खालिस्तानी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे के पूरे ब्रिटेन में ऑपरेट कर रहे हैं। वो ब्रिटेन में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको फंडिंग बाहर से आ रही है। ये फंडिंग कतर के थ्रू आ रही है, ये फंडिंग कतर में चाइना के थ्रू इनिशिएट होती है, ये फंडिंग पाकिस्तान के थ्रू आ रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन के कुछ अधिकारी इन लोगों से मिले हुए हैं। जब ये पूरी की पूरी चीज़ का भंडाफोड़ हुआ, जब ट्रेजरी बेंचेस में और जब ब्रिटेन की सरकार के हाथ ये इंटेलिजेंस लगी, तो उस समय एक चीज़ तो तय हो गई कि ब्रिटेन की सरकार में एक खलबली सी मच गई, और इस खलबली को भारत की रॉ ने फर्दर एक्सप्लॉइट किया। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 2024 में एक डेलिबरेटली इकोनॉमिक वाइट पेपर बनवाकर ब्रिटेन के कुछ अखबारों में ये इन्फॉर्मेशन प्लांट करवाई कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आयरलैंड, डुबलिन, इन जगहों से अब करने जा रहा है। मैसेज बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर था कि अगर ब्रिटेन इन सेपरेटिज्म और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को बढ़ावा देगी तो भारत मजबूरन जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी उसके व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में नहीं आयरलैंड के थ्रू होना शुरू हो जाएगी। जब ये बात वाइट पेपर की उछलने लगी तो फिर मामला दोबारा से ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उठा। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में फिर ये चर्चा हुई कि क्या ऐसी बात सच है कि भारत जो है अपनी इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में नहीं बल्कि आयरलैंड, डब्लिन वगैरह लेके जाना चाहती है। जब ये मामला उठने लगा तो ब्रिटेन की सरकार को लगा कि नहीं, मामला जो है ये सीरियस होता जा रहा है, इसके ऊपर शिकंजा कसना जरूरी है, अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट को लूज करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ और हुई कि जब ये सब चल रहा था तो ब्रिटेन के सरकार के अंदर भी उस समय कुछ ऐसे सांप थे जिनको लगा कि नहीं, भारत ऐसी बात हमारे साथ कैसे कर सकता है, इसको तो सबक सिखाना चाहिए। और 2024 में कुछ चुनिंदा ब्रिटेन की सरकार के लोगों ने BBC में पाले हुए अपने एसेट्स का फिर से प्रयोग किया। 2024 आप सभी को याद होगा कि 2024 के जनवरी में BBC ने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू करी थी कि वो एक मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आया था। आप सभी को याद होगा कि भारत में भी कुछ ऐसे चुनिंदा बेचारे बच्चे से लोग थे जो इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़े उतावले से हो गए थे। उस समय जब BBC ने इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में चर्चा शुरू करी कि हम ये डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ करेंगे, इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के प्रधानमंत्री की क्या क्या पुरानी गतिविधियां थी उसके ऊपर एक फेक चर्चा करेंगे, उस समय भारत का जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट जो BBC के अंदर डीपली एम्बेडेड था, उसने इस पूरी की पूरी चीज़ के तार रॉ को बता कर दिए। उसने क्लियर कट तरीके से बताया कि किस तरीके से चेंगदू यूनिवर्सिटी के थ्रू एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो कि लंदन में ऑपरेट करता है। उस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चेंगदू यूनिवर्सिटी के तहत पैसा मिला है, कैसा ये पैसे जो हैं वहाँ से ओरिजिनेट हुए, कैसे ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट लंदन में आए, और कैसे ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट लंदन में आने के बाद वहाँ से ये पैसा निकल कर एक कल्चरल डिप्लोमेसी के नाम पर BBC के एक मिडल लेवल एडिटर को दिया गया, और कैसे उस मिडल लेवल एडिटर को ये कार्य सौंपा गया कि भारत की छवि, मोदी की छवि को खराब किया जाए। जब ये सारी चीज़ों का एक पूरा का पूरा नेक्सस अंडरस्टैंड किया गया, उस समय इसका डोजियर बनाकर फिर से भारत ने इसके सिलेक्ट लीक्स करने शुरू कर दिए BBC के कॉम्पिटिटर द टाइम्स को। उस समय ब्रिटेन ने जो द टाइम्स था उसने ये प्रकार की न्यूज़ पब्लिश करनी चालू कर दी कि BBC के एडिटर्स चाइना के पेरोल पर चल रहे हैं। ये मामला फिर से 2024 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। फिर से वहाँ पर चर्चा होने लगी कि क्या BBC के कुछ एडिटर्स कॉम्प्रोमाइज हैं, क्या वो चाइना के पेरोल पे काम कर रहे हैं। मजबूरन ब्रिटेन की सरकार ने BBC पर दबाव डाला, BBC पर दबाव डाल के इन्वेस्टिगेशन कराई, तो कुछ एडिटर्स का रेजिग्नेशन 2024 में BBC में हुआ। जब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने क्लियर कट शब्दों में इंटरनली ये डिस्कशन करके बोला
कि हम भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि भारत के साथ वो हो जो कनाडा और भारत के बीच में, जो उस समय कनाडा का डस्टबिन ट्रूडो था उसने किया। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय हो गई कि जब ये चीज़ के ऊपर निर्णय लिया गया, जब ये चीज़ के ऊपर एक डिसीजन क्लियर हो गया कि हमें रिश्ते खराब नहीं करने, तो 2024 सम टाइम अराउंड जून जुलाई से रिश्ते इंप्रूव होने शुरू हुए। और रिश्ते इस प्रकार से इंप्रूव होने शुरू हुए कि उस समय सबसे पहले तो रॉ ने दबाव डालकर MI5 के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेटिव साइबर डेस्क बनाने की मांग करी। इस साइबर डेस्क का उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव ये था कि एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन होगी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स पे जो आज की डेट में ब्रिटेन में ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये होगी कि जितने भी प्रकार के ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनकी इंटेलिजेंस रेगुलर लेवल पर भारत के साथ शेयर की जाएगी। जब ब्रिटेन ने इस चीज़ को फाइनली एक कोवर्ट लेवल पर एक्सेप्ट किया, उसके एक्सेप्टेंस के बाद ट्रेड के बीच में टॉक्स चालू हुई। ट्रेड के डेलीगेशंस भारत भी आए, भारत से ट्रेड डेलीगेशंस लंदन भी गए। धीरे धीरे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिज़ाइन किया गया। इस साल मई के महीने में फाइनली कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करके उसका एक ढांचा तैयार किया गया। आज जब भारत के प्रधानमंत्री इस मोमेंट पर लंदन में हैं, वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनली साइन करने के लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बैकड्रॉप में ये जो एक खालिस्तान मूवमेंट के सेपरेटिज्म को लेकर एक जॉइंट साइबर डेस्क बना हुआ है भारत की रॉ और MI5 के बीच में, जिसके तहत रोज ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस प्राप्त हो रही है, ये टर्म्स भारत ने लिखे हैं। आज इस FTA को साइन करने के पीछे की ये जो बैकग्राउंड स्टोरी थी, ये भारत ने क्रिएट की है। लेकिन क्या इसकी वजह से खालिस्तान के प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको चीज़ समझनी है कि ये जो खालिस्तान के कुछ चुनिंदा वहाँ पर खालिस्तानी आतंकवादी जो प्रोटेस्ट करते हैं, इनको अभी भी ग्राउंड लेवल पर हवाला के थ्रू ISI और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी पैसा देती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट आए गए दिन, कोई भारत की तरफ से डिग्निटरी अगर मान लीजिए लंदन जाए तो उसके आने से पहले ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, ये आने वाले समय में भी चलेंगे। लेकिन पहले की तरह अब ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, इन सबका जो डेटा है, इन सबका जो इमिग्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इन सबके जो स्टेटस है वहाँ पर इस समय एक साइबर डेस्क के तहत लाइव शेयरिंग रियल टाइम लेवल पर ये इंटेलिजेंस भारत को शेयर की जा रही है। ये जो वहाँ पर पंजाब से गए हुए भाड़े के टट्टू जो वहाँ पर कुछ चुनिंदा रुपए लेके अपने दीन ईमान को बेच देते हैं और इस प्रकार से ये गतिविधियाँ करते हैं, इनको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि कल को कभी तुम फ्लाइट लेकर भारत आओगे, तुम्हारा डेटाबेस यहाँ पर एयरपोर्ट पे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के तहत लेकर बैठी है। उसको सब पता है कि तुमने वहाँ पर क्या गतिविधियाँ की हैं और क्या नहीं। ये मत भूलिएगा कि आप दिल्ली में या अमृतसर पर अगर उतरोगे तो अपने गाँव नहीं तिहाड़ जाओगे, क्योंकि ये जो गतिविधियाँ आपने की हैं ये सब रिकॉर्ड हो रही हैं, रियल टाइम लेवल पर इंटेलिजेंस शेयर हो रही है। इस बैकड्रॉप के बाद अब आपको क्लियर होगा कि फाइनली ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये अब रियलिटी क्यों बना, क्योंकि भारत ने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट किया और इंसिस्टेंस ये था कि हर हालात में ये जो रियल टाइम लेवल पर खालिस्तानी प्रोपोगेंडा वहाँ पर चल रहा है, इसकी इंटेलिजेंस शेयर की जाए। आने वाले समय में ISI पाकिस्तान की या चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जितना मर्जी समर्थन करके ये भाड़े के टट्टू खरीद के इनसे प्रोटेस्ट कराए, एक एक प्रोटेस्टर आइडेंटिफाई होगा। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, उसको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हाई कमीशन के अंदर रहकर भी वो लोग सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि हाई कमीशन से कभी तो बाहर निकलोगे, और जब बाहर निकलोगे तो ये मत भूलना सड़क पे चलना सेफ़ नहीं होता। कभी गाड़ी आ जाती है, गाड़ी के नीचे भी व्यक्ति आ जाता है, दिक्कत हो सकती है। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। एक चीज़ तय है, आज जितने भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके तहत ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली एक रियलिटी बन रहा है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे की जो ये बैकड्रॉप स्टोरी थी, ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद अब आपको ये क्लियर होगा कि देश की इज्जत सबसे ऊंची है, देश की इज्जत से ऊपर कुछ नहीं है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक एग्जाम्पल है कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द इमेज ऑफ द कंट्री, ऑनर ऑफ द कंट्री। धन्यवाद।